नमस्कार, मैं हूं सौरभ और कौन जीतेगा बिहार, ये हम सबके सामने सवाल है। क्या फिर से वापस आएंगे नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव इस बार ऐसे चैलेंजर बन के उभरे हैं जो कि सत्ता से बेदखल करेंगे नीतीश कुमार को। 243 सीटों पर बिहार के वोटर्स ने अपना फैसला तो दे दिया। अब आज आपके सामने हम एक एक सीट का ये सुपर एग्जिट पोल रखने वाले हैं। नतीजों से पहले क्या आंकलन है एक्सपर्ट्स का, वोटरों की राय जानने के बाद अभी तक क्या महसूस हो रहा है, बिहार में ये बदलाव की बयार थी या फिर नीतीश कुमार को बरकरार रखने की। आइए एक एक करके अब हम इस एग्जिट पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 लाख नौकरी देने का तेजस्वी यादव का वादा नीतीश कुमार पर क्या भारी पड़ा है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी ने जबरदस्त तरीके से काम किया? ये बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है। आपको बता दें कि 15 साल का ये शासन नीतीश कुमार के ऊपर कुछ हद तक इस चुनाव में भारी पड़ा और इसमें जो कुछ वादे किए तेजस्वी यादव ने, उन्होंने आग में घी का काम किया। बहरहाल वोटिंग परसेंटेज ये बता रहा है कि शाम 6 बजे तक 55% के करीब वोटिंग हो चुकी है और किशनगंज में 60% वोट हुए हैं। अररिया में लगभग 50.5% के करीब वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। दरभंगा में 55% के आसपास वोट अब तक हो चुका है, ये पता चल रहा है। कटिहार में 53.8% वोट हो चुका है और पूरे बिहार का जो अगर आप एग्रीगेट निकालें तो लगभग 55 से 56% के बीच में वोट हो चुका है। और मत भूलिए कि हम ये कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा है और बहुत आशंकाएं भी होंगी लोगों को। कई लोग ऐसे होंगे जो शायद संक्रमण के डर से नहीं आ रहे होंगे या कोई घर से देर से निकल रहा होगा। इन सारी बातों को देखते हुए बहुत सारे इंतजाम चुनाव आयोग ने किए थे और उनके इंतजामों का असर देखने को मिला है। वोटिंग अच्छी हुई है तीनों चरणों में मिलाकर के। कह सकते हैं कि जो पिछला चुनाव था 2015 का, उसके आसपास वोटिंग जो है वो कहीं जाकर के ठहरी है और ये संतोषजनक बात है। अगर सामान्य दिन होते तो हो सकता है वोटिंग पिछली बार से ज्यादा हो जाती है, हम कह सकते हैं। लेकिन अब वोटिंग जो है वो बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और बिहार का चुनाव लॉक हो चुका है। अब बस ताला खुलना है ईवीएम मशीनों का और वोटों की गिनती होनी है 10 तारीख को। 10 तारीख को ये फाइनल तौर पर हमें पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स बहुत कुछ इशारा कर देते हैं। एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये भी हम बार बार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज एग्जिट पोल जो आपको बताएगा वही नतीजा 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक इशारा जरूर मिल जाता है। अगर कोई ऐसी लहर है जो सत्ता के खिलाफ चली है या फिर नीतीश कुमार के साथ चली है तो उसका एक हिंट, एक इशारा, एक आभास आज आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर कांटे की टक्कर है तो वो भी पता चल जाएगा। यह जरूर बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से कुछ हफ्तों पहले तक जो चुनाव ऐसा लग रहा था शायद एक तरफा है, क्योंकि इस बार जो गठबंधन बदले हैं उसमें एक पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन चुनाव होते होते और आज तीसरा चरण पूरा होते होते बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। ये चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल रहा और इसका एक किस्म से उन्होंने खुद सत्यापन भी किया इस बात का जब उन्होंने अपने आखिरी फेज के चुनाव प्रचार में कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, इस बार तो आप मुझे जिताएंगे ना। लोगों ने उनकी जबान में, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं कोई हताशा देखी, एक ऐसी इमोशनल अपील जो उन्होंने आज तक अपने दशकों के सार्वजनिक जीवन में शायद इससे पहले कभी नहीं की। वोटर से सीधा कहना, अंत भला तो सब भला, इसने बहुत कुछ कह दिया जो नीतीश कुमार खुलकर नहीं कह पाए। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों को आपके सामने डिकोड करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स बिहार में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ हैं, हमारे साथ नीतीश चंद्र मौजूद हैं, राजेश कुमार, कुमार सोनू, अमित पालित। हमारे पांचों रिपोर्टर्स कई हफ्तों से बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर के वोटर्स से बात की, हर तबके के वोटर से बात की है, चाहे वो शहरी वोटर हो, ग्रामीण वोटर हो। हमने इस इलेक्शन को, हालांकि बहुत लोगों को रास नहीं आता, लेकिन आप यूपी और बिहार के इलेक्शन को खास तौर पर जात के चश्मे से देखे बगैर पूरी तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। वो करना भी जरूरी था, तो हमने उस तरीके से भी इस चुनाव को पढ़ा है। और उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार का काम, लालू यादव की लेगेसी, तेजस्वी यादव का उभर करके सामने आना, इस चुनाव में उनका रिकॉर्ड रैलियां करना, उनकी सभाओं में भीड़ को देखते हुए उनके बारे में जो अनुमान लगाए जा रहे थे, सारी बातों पर हमने बात की है। और दो बहुत अनुभवी हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त हैं, अजय कुमार जी और आनंद पांडे साहब। कई चुनाव देखे हैं इन्होंने, बहुत सरकारें गिरती हुई, बहुत सरकारें बनती हुई देखी हैं, बहुत सारे नए सितारों का उदय भी देखा है। और इस चुनाव में दो नौजवान जो है उनकी किस्मत दांव पर है। तेजस्वी यादव ने तो अपना सब कुछ झोंकी रखा है। चिराग पासवान, जिन्होंने एक बड़ा गैम्बल खेला इस चुनाव से पहले, एनडीए से अलग हुए, नीतीश कुमार को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। बहुत से लोगों ने उनको ये कहा कि वो एक अंडरहैंड डीलिंग उनकी बीजेपी के साथ थी नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए, लेकिन वो कद छोटा करने के चक्कर में कहीं एनडीए का कद ना छोटा हो जाए, ये सारे भी कयास लगाए जा रहे थे। आइए अब हम एक एक करके पहले अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, उसके बाद अब चंद मिनटों में आपके सामने
ये एग्जिट पोल के नतीजे भी आने जा रहे हैं, हम उनकी बात करें। पहले एक बार नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश चंद हमारे साथ पटना से हैं। नीतीश, आपने पूरा इलेक्शन घूमा, आपने तेजस्वी यादव से बात की, चिराग पासवान से बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की है। ये बताइए कि आपका खुद का जो अनुमान चुनाव से पहले था, आज तीसरे चरण के वोट पड़ते पड़ते क्या कुछ बदला है? चलिए मेरे नीतीश आ रहा हूं दोबारा आपके पास। पहले जरा आप रुझान, क्योंकि आ गए एग्जिट पोल के, तो उनका हम रुख कर लें। ये सी वोटर का एग्जिट पोल है। महागठबंधन को 120 सीटें दी हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल ने एलजेपी को 1 सीट, अन्य को 6 सीट, 120 सीटें, और एनडीए को 116 सीटें। तो ये तो बहुत ही बराबरी का मामला इस एग्जिट पोल के मुताबिक है। एनडीए 116 और महागठबंधन 120, एलजेपी 1 और अन्य को 6 सीट। और अगर ये एक भी आप जोड़ लें एनडीए में, अगर चिराग पासवान की पार्टी का, तो 117, तो 117, 120 और कुछ बाकी उसमें निर्दलीय होंगे, कुछ छोटी पार्टियां भी होंगी। तो लेकिन महागठबंधन को बढ़ा करके दिखाया गया है इसमें, एनडीए के ऊपर दिखाया गया है महागठबंधन को। अब हम जब इसका ब्रेकअप देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव इस एग्जिट पोल के मुताबिक कम से कम अपने लिए एक बहुत बेहतर चुनाव लड़ने में कामयाब हुए हैं। अगर 120 सीटें महागठबंधन जीत रहा है तो 120 सीटों में से आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी है। आपको बता दें, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी है, सीपीआई एमएल 19 पर, सीपीआई 6 पर और सीपीआईएम 4 पर चुनाव लड़ी है। और अगर 120 सीटें, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, याद दिला दे, मैजिक फिगर 122 है बिहार में, और 120 केवल उस मैजिक फिगर से 2 सीट पीछे महागठबंधन रुकता हुआ दिखाई दे रहा है सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। बड़ी खबर है। और एनडीए को 116 सीटें, यानी पहला एग्जिट पोल यह बता रहा है कि इस बार बिहार में बाजी में आगे दिखाई देता है महागठबंधन, यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। बहुत पीछे एनडीए भी नहीं है। लेकिन इस चुनाव से पहले बहुत सारे लोग एग्जिट पोल के इस नतीजे से इत्तेफाक न रखते। उस वक्त अगर कोई कहता चुनाव से पहले कि महागठबंधन जो है वो पहला बड़ा गठबंधन बनकर के उभरेगा, तो शायद उस वक्त इतना यकीन इस पर ना होता। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, चुनाव होते होते बहुत कुछ बदला बिहार के अंदर। आरजेडी को देखिए 85 सीटें सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक, और बीजेपी को 70 सीटें, 85 और 70। ये इंटरेस्टिंग है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 85 सीटें उसको दे रहा है सी वोटर का एग्जिट पोल, और बीजेपी 110 सीटें लड़ी है, उसको 70 सीटें इस एग्जिट पोल के हिसाब से। यानी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरती हुई सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर बीजेपी, यानी 85 और 70, और जेडीयू को 42। 85, 70 और 42 ये ट्रेंड बता रहा है सी वोटर का एग्जिट पोल। तो पहला एग्जिट पोल बिहार का आपके सामने, एनडीए 116, आरजेडी 120, एलजेपी 1 और अन्य 1। बहुत कुछ ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। 122 चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। कुछ मार्जिन ऑफ एरर भी होता है हर एग्जिट पोल का, और अब वो लगभग 5% लोग रखते हैं अपने पोल में, और वो 5% जब इतना नजदीकी मामला हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बीजेपी 70, जेडीयू 42, आरजेडी 85, कांग्रेस 25। कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी महागठबंधन में, और कांग्रेस पार्टी 25 तक जा सकती है। ये इस पहले एग्जिट पोल का आंकलन है। ये एग्जिट पोल ये बता रहा है कि महागठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभर सकता है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है पिछली बार की तरह। फिर आपको याद दिला देंगे 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरजेडी को उस वक्त 80 सीटें मिली थी, और इस बार आरजेडी को 85 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रही हैं। तो यानी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर कर सकती है आरजेडी। यह अपने आप में बड़ी बात है, और इसीलिए हम कह रहे थे कि यह चुनाव तेजस्वी यादव के कंधों पर रखकर उनकी पार्टी लड़ी थी, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस फिगर के आसपास आरजेडी पहुंच जाती है तो हमें कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव हैज अराइव्ड। तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति के एक उभरते हुए सितारे हैं, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जिट पोल के नतीजों को सही माने तो आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है इस एग्जिट पोल के अंदर। आरजेडी हालांकि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी भी है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू आरजेडी के साथ ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस बार आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। आइए रुक करते हैं हम जरा नीतीश चंद्र का। नीतीश, पहले तो आप ये बताइए कि ये आपके हिसाब से सी वोटर के इस एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं, आपके अपने आंकलन के कितने करीब या कितने दूर हैं? देखिए, मेरा भी ये अनुमान है कि कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल कांटे का है। बहुत आसानी से कहना मुश्किल है कि महागठबंधन की सरकार ही बन जाएगी। थोड़े बहुत आंकड़े के हेर फेर से कुछ भी हो सकता है। और शुरुआती दौर में आप देखें जिस तरह से एनडीए को बढ़त दिख रही थी, ये मानना पड़ेगा कि अगले 2 चरणों में धीरे धीरे स्थिति जो है महागठबंधन के पक्ष में दिखी, और जेडीयू का प्रदर्शन कमज़ोर होना, यानी बीजेपी के मुकाबले जेडीयू का प्रदर्शन कमज़ोर होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। और जेडीयू का यदि प्रदर्शन ऐसा हुआ है तो
उसकी सबसे बड़ी वजह है एलजेपी का वोट काटना। हर जेडीयू की सीट पर एलजेपी का उम्मीदवार था और एलजेपी के उम्मीदवार ने अच्छा खासा वोट काटा है। एलजेपी के उम्मीदवार कई ऐसे भी थे जो पिछले बार कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कई विधायक भी थे, तो उनके पास एक अनुभव भी था और उनके पास संसाधन भी थे, उनके व्यक्तिगत संपर्क भी थे। तो एक मजबूत बागी उम्मीदवार के तौर पर आप कहें कि एलजेपी था और इसकी वजह से जेडीयू की सीटें कम हुई। दूसरी बात यह कि जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो जो समर्पण एमवाई में था, जो एग्रेशन एमवाई के समीकरण में था महागठबंधन के लिए, वो सवर्णों का नहीं दिखा। मैंने कई जगहों पर देखा है कि सवर्णों के वोट खूब बटे। एलजेपी का उम्मीदवार यदि सवर्ण का है, कांग्रेस का उम्मीदवार यदि सवर्ण का है, इन दोनों ने सवर्णों को काफ़ी टिकट दिए हैं, सवर्णों का वोट काफ़ी बटा है और वहाँ पर जो एनडीए है वो कमज़ोर होता दिखा। कई जगह बीजेपी को भी इसका नुकसान हुआ, कई जगह जेडीयू को भी नुकसान हुआ और दूसरी तरफ महागठबंधन में जो मुस्लिम वोट हैं वो काफ़ी एग्रेसिव थे और कई जगह तो हमने ये देखा कि यदि सामने मुस्लिम उम्मीदवार भी है तो उन्होंने वोट बांटा नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें नीतीश, अगर महागठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन और उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इसके मुताबिक 120 पर जाकर ठहरती हुई दिखाई दे रही है गठबंधन की टैली और उसमें 85 पर आरजेडी, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? इसकी संभावनाएं प्रबल हैं या ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इसको हम इस तरीके से कह सकें। मैं जा रहा हूं अपने स्टूडियो में हमारे साथियों के पास। अजय, आपके हिसाब से तेजस्वी यादव को आप इस एग्जिट पोल के आंकड़ों की रोशनी में अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देख पा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है सौरभ कि आज हम ये कह सकते हैं बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से कि तेजस्वी यादव इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के सबसे बड़े हीरो निकल कर आए हैं। अगर इस पूरे बिहार चुनाव में कोई एक हीरो है तो वो तेजस्वी यादव है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 18 महीने तक जो शख्स उप मुख्यमंत्री के पद पर रहा लेकिन उसकी कोई भी पूछ नहीं थी। बिहार में अगर आप तेजस्वी यादव का नाम लें आज से 3 साल पहले तो कोई नहीं कह पाता था कि एक नेता के तौर पर भी वो सक्षम है, एक विधायक के तौर पर भी उनकी पहचान बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी पहचान सिर्फ एक थी, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से धुआंधार रैलियां, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव की रैलियों की संख्या से भी ज्यादा रैली एक दिन में करना, 17 रैली एक दिन में करने का रिकॉर्ड एक तरह से तेजस्वी ने कायम किया है। 15 मिनट से 20 मिनट मैक्सिमम उनका भाषण हुआ करता था। लोगों से जो कनेक्ट है वो देखने में साफ दिखाई दे रहा था। सीधी फोकस्ड बातचीत, लोगों के साथ बातचीत, लोगों के साथ संपर्क, संवाद और उसके बाद अगला पड़ाव, ये एक तरह से स्थापित करता गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने यहां पर किसी भी तरीके से मंच को हथियाने की कोशिश नहीं की। कोई वन अप मैनशिप नहीं थी। महागठबंधन का सिर्फ एक चेहरा था और वो चेहरा तेजस्वी यादव था, यानी कि सरप्राइज हीरो के तौर पर आप उन्हें कह सकते हैं। दूसरी तरफ जब आप एनडीए की तरफ देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत और तेजस्वी यादव की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क है। एक नेशनल हीरो, एक रीजनल उभरते हुए स्टार के सामने बहुत बड़ा। मैं जरा इसमें तीसरे कैरेक्टर की एंट्री करा दूं, नीतीश कुमार की। अभी आप उनका नाम लेते उससे पहले मैं नाम ले रहा हूं। क्या नीतीश कुमार एनडीए के लिए लायबिलिटी साबित हुए इस चुनाव में? बहुत सीधे पूछ रहा हूं आपसे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि नीतीश कुमार को लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। लोग नीतीश कुमार के कार्यकाल को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे थे। 2015 से लेकर 2020 तक के उनके कार्यकाल में लोगों की नाराजगी मुखर तरीके से सामने थी। पटना में अगर आप किसी से भी बातचीत करें तो बिल्कुल स्पष्ट था कि नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस का बेंचमार्क खुद ही थे। देखिए 2005 से 2010 का उनका कार्यकाल, जब आप 2015 से 20 को कंपेयर करें तो ऐसा लगता था कि आप 0 और 100 का कंपैरिजन। एक चीज और है अजय जी, देखिए बाहर बैठकर या हम लोग जब विश्लेषण करते हैं चुनावों का तो हम बहुत सी चीजें देखते हैं। ये जातीय गणित है, ये जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन है यहां पर लगा हुआ है, या लालू यादव का बैगेज चल रहा है तेजस्वी यादव के साथ। बिहार के लोगों के सामने तो आनंद जी बड़ी सिंपल सी चॉइस थी, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को बनाना है या फिर तेजस्वी यादव को। उनको तो सीधा मुख्यमंत्री चुनना था। आपको लगता है कि लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को ज्यादा ऊपर देखा इस बार? निश्चित तौर से देखिए, मैं 2-3 बातें ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें सौरभ। पहली बात तो ये कि ये मैच जो था ये तो तेजस्वी जीत गए हैं। अब चुनाव कौन जीतता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक ये मैच की बात है, इसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले लालू यादव के अपने परिवार में वो इमर्ज होते हैं बतौर नेता।
अपने उनका जो छोटा भाई है उसको शांत करते हैं, तमाम बहनों को शांत करते हैं और वो इमर्ज होते हैं। इसके बाद महागठबंधन में वो इमर्ज होते हैं एक नेता के तौर पर। और आप देखिए वो कितने क्लेवर रहते हैं, कितने चतुर रहते हैं। खुद कांग्रेस के नेता ये मान रहे थे कि यार इस बार हमको 70 सीटें मिल गई हैं, 70 की तो हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोई झंझट नहीं की कि आप सीट कम करिए, ये करिए। उन्होंने कहा 70 चाहिए, लीजिए 70 सीट आप लीजिए। और इसीलिए जो आंकड़ा अभी हमारे पास आ रहा है शायद 25 सीटें बता रहे हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। पिछली बार शायद 27 सीटें थी, तो कांग्रेस नीचे आ रही है। लेकिन उनने तेजस्वी ने इन सब चीजों की चिंता नहीं की। उनने कहा कि महागठबंधन को एक तरीके से हमको लड़ाना। और इसके सिवा आप एक चीज और देखेंगे अगर, कि ये पहली बार बहुत लंबे समय बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एनडीए को और खासतौर से नरेंद्र मोदी को अपने एजेंडे पर चलाने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो चीजें तय की कि भाई रोजगार इस बार मुद्दा बनेगा। भले अब 10 लाख रोजगार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो एक बहस का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने एजेंडा सेट किया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी रही है जिस तरह से वो निकल के बाहर आए हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि तेजस्वी या नीतीश कुमार, तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरह का वोट था। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का भी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा वोट था नीतीश को अलग करने का, क्योंकि ये नाराजगी जो होती है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। देखिए, तो मेरे को लगता है कि ये नीतीश को हटाने का वोट ज्यादा था। ये तो जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर निकलकर लगातार बात कर रहे थे, तो लोगों की बातों में ये चीज महसूस तो हो रही थी। लेकिन फिर हम ये बार बार कहना चाहेंगे, देखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये चुनाव के नतीजे नहीं है। ये पहला एग्जिट पोल आया है जो ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। भाजपा बहुत पीछे इस पोल में उनकी नींद दिखाई दे रही है, 70 सीटों पर भाजपा दिखाई देती है। आइए एक एक करके अपने रिपोर्टर्स की राय हम और ले लें। अमित, आप तो कई हफ्तों से घूम रहे हैं बिहार के अंदर, आइए बताइए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों अगर आप चेहरे रखते थे व्यूअर के वोटर के सामने, तो ज्यादा रिएक्शन क्या मिलता था? देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम इसको ना सबसे पहले सौरभ मैं बांटना चाहूं, क्योंकि जितनी हमारी बातचीत हो रही है उसमें एक जो बड़ा तबका है उसको हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है और वो है महिला वोटर्स। महिला वोटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो एग्जिट पोल जिन्होंने लिया होगा, मुझे नहीं पता कि वो कितने बजे उन्होंने लोगों से बातचीत की, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मैं जहानाबाद के 2 जगह पे गया था, 2 सीट पे, एक था मखदूमपुर और दूसरा था जहानाबाद सीट। मैं वहां पहुंचा था करीब 5 बजे के बाद। तो 5 साढ़े 5 बजे जब मैं पहुंचा वहां पर मैंने सबसे ज्यादा महिलाओं को देखा, और महिलाओं से जब मैंने बातचीत की तो सभी महिलाओं ने वहां पर 90% महिलाओं ने नीतीश कुमार का नाम लिया। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिला वोटर्स हैं बहुत लेट निकली थी, देर तक उन्होंने वोटिंग की है। अगर उनका प्रतिशत नहीं भूल सकते। दूसरी बात रही नीतीश कुमार और तेजस्वी में बात करते हैं, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो युवा हैं जो बदलाव चाहते हैं वो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं, वो ज्यादातर तेजस्वी का नाम लेते हैं। लेकिन तेजस्वी पॉपुलर हैं यादव वोटर्स और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स। यादव और मुस्लिम वोटर्स में नो डाउट तेजस्वी हैं, लेकिन जो एक बिखराव नजर आया है वो है उच्च जाति में जो आपका यूथ है। यूथ रोजगार को लेके तेजस्वी के साथ जाना चाहता है, तेजस्वी की बात करता है। ये वोट है जो कट सकता है। लेकिन अदरवाइज आप बिहार को अगर देखेंगे तो बिहार में कोई भी वोटिंग बिना कास्ट के आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आपको जाना ही पड़ेगा और कास्ट वाइज ही समझना पड़ेगा। अमित, मैं आपने यहाँ पे मुकदुमपुर का हवाला दिया। मुकदुमपुर सवर्णों का गांव है और पूरा उस पूरे इलाके में आमतौर पर अगर आप देखें तो वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है। भूमिहारों में आमतौर पर जेडीयू को लेकर इस बार क्या आपको दिखाई दिया? क्योंकि हालांकि भूमिहार सिर्फ 3% है पॉपुलेशन आबादी अगर पूरे हम राज्य की बात करें, लेकिन क्या भूमिहार इस बार जेडीयू के साथ है? अजय जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और मैं बताऊं आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। और वहां पर जब भी हम जाते थे, और इसको नीतीश बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, खासतौर से जो बिहार से आते हैं उनसे अगर पूछिए कि भूमिहार का वोट कैसे बटेगा, तो कहते थे कि भूमिहार का वोट प्रसाद है, वो प्रसाद की तरह हर किसी के पास जाएगा। और इसका मैं बताऊं तो जो भोजपुर का इलाका पड़ता है, जिसमें बक्सर है, इसके अलावा सिवान, सारण, गोपालगंज का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है भूमिहारों की। तो भूमिहार जो है वहां पर अगर उनका कैंडिडेट नहीं है किसी के साथ, तो वो आप समझ लीजिए कि वोट जाने वाला है सीधे से सीधे एनडीए के पास, यानी कि बीजेपी के साथ। वो सीधा मोदी का नाम लेते हैं, मोदी के साथ जाते हैं, नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं जी। लेकिन जहां पर अगर भूमिहार वोटर, उनके कास्ट का कोई वोटर अगर महागठबंधन से है, तो मान के चलिए कि वोट वहां बढ़ जाएगा, नहीं तो वोट नहीं बढ़ने वाला है भूमिहारों को लेके। ठीक वैसा ही नजर आता है ब्राह्मणों के साथ। लेकिन राजपूत एक ऐसा वोटर हमें मिला है, राजपूत, कायस्थ और आपका जो वैश्य वोट है, वो हमेशा से हमने देखा है कि उसका कंसोलिडेशन वो महागठबंधन के साथ नहीं है, वो एनडीए और बीजेपी के साथ नजर आता है। लेकिन अजय जी और सौरभ आपको बताएं, आपको इस पर डिस्कस करना चाहिए, जो 16% वहां पर जो एससी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की लोग हैं, उनके अंदर मोदी का जो पेनिट्रेशन हुआ है, वो मैंने लोगों के बीच जाके देखा है। मैं
दलित बस्तियों में गया, रविदास बस्तियों में गया, हरिजन बस्ती में गया, वहां पर एक नाम सुनने को मिलता है, मोदी। अब देखिए, समझना तो हमें ये है, ये जो एग्जिट पोल कह रहा है, ये नतीजे अगर होते हैं तो ये वोट बैंक कंसोलिडेशन वाले नतीजे हैं या ये वोट बैंक के बिखराव वाले नतीजे हैं, इसको हम समझेंगे। अभी अपने सारे साथियों से हम बात करेंगे, लेकिन अगर ये एग्जिट पोल नतीजों के आसपास है तो आप समझिए कितना क्लोज चुनाव था, कि कितनी कांटे की टक्कर इस चुनाव में रही है। बहुमत से एक गठबंधन केवल 2 पायदान पीछे है, दूसरा गठबंधन 6 पायदान पीछे है। जैसा हम पहले कह रहे थे, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं कोई गठबंधन, कोई पार्टी बढ़ेगी, कोई गठबंधन या पार्टी घटेगी। अब उसके मुताबिक ये और क्लोज भी हो सकता है, या हो सकता है कि जितना नजदीकी इसमें मामला दिखाई दे रहा है उतना नजदीकी मामला चुनाव के जब मत गिने जाएंगे तो उसमें ना दिखाई दे। हमारे साथ राजेश भी हैं इस वक्त। राजेश, फिलहाल लेकिन आप दोनों ही गठबंधनों या मुख्यमंत्री के चेहरों में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, फिलहाल कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भले ही जेडीयू की टैली एनडीए में भी नंबर 2 पर और काफी कम दिखाई दे रही हो बीजेपी से, लेकिन घोषित स्टैंड है बीजेपी का ये कि किसको कितनी भी सीटें मिले, अगर हमारा गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अभी फिलहाल इस एग्जिट पोल को देखते हुए आपने जो वोटरों से बात की उसके करीब दिखता है ये? राजेश, देखिए, बिल्कुल इस एग्जिट पोल को अगर हम देखें और जो वोटरों से हमने बात की, काफ़ी कुछ सिमिलर दिखता है सौरभ, क्योंकि जो वोटर्स थे वो कुछ इसी लाइन पे बात कर रहे थे। क्योंकि अगर आप 10 वोटर से बात कर रहे हैं तो उसमें से 6 जो थे वो बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन 4 जो थे वो इसी सरकार के साथ जाने की बात कर रहे थे। और ये अगर हम सभी जातियों को मिश्रित करके अगर बात करें, कोई खास जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर सारी जातियों में से अगर आप 10 वोटर से बात करें तो 6 आपको बदलाव की बात करेंगे और 4 कहेंगे कि इसी सरकार के साथ जाएंगे। जो 15 साल पुरानी वाली बात है, जो लालू और राबड़ी के राज वाली बात है, जो लगातार बीजेपी के नेता या फिर जेडीयू के नेता याद दिलाते रहे हैं, वो याद उनको वोटर्स के जहन में वो बात पहुंची है। कई जो वोटर्स पुराने हैं, जिन्होंने वो दौर देखा है, वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते हैं। कई यंग वोटर्स ये भी कहते हुए मिले कि हमारे बड़ों ने बताया, साथ ही जो नेता बात कर रहे हैं उससे वो अंदाजा लगा रहे हैं कि पुराने राज में क्या होता था। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, 10 लाख रोजगार का मुद्दा, ये युवाओं को बहुत अपील कर गया है। और यही वजह है कि जो युवा है, बड़ा चंक युवाओं का जो है वो तेजस्वी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि आप जो ये कांटे की टक्कर दिख रहा है, वो जमीन पर भी वोटरों से बात करके भी हमें यही एहसास हो रहा था कि इस बार जो नैया है वो किसी की आराम से बाहर नहीं निकलने वाली है, वो किनारे तक नहीं पहुंचने वाली है। उसमें काफी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन 10 तारीख को साफ होगा। लेकिन ये साफ है कि कांटे की टक्कर है। सौरभ, गोरेगा, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में कहते थे चुपचाप लालटेन छाप, क्या वही हो गया इस बार बिहार में? देखिए, कहीं ना कहीं जो जिस तरह ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि लोगों ने 15 साल नीतीश कुमार का राज देखा है और लोगों का कहना है कि अब नीतीश कुमार ने काम किया है, ठीक है, कुछ किया है और काफ़ी जो है काम पेंडिंग है। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि अब कुछ नया मौका दिया जाए। लेकिन जब लोग तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं तो उनको लालू प्रसाद यादव का भी वो राज याद आता है। जो महिलाएं और खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना है कि उस वक्त ऐसा होता था कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर कोई बिजनेसमैन पैसे लेकर जाता था तो उससे पैसे की लूट हो जाती। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने देखी हैं, इसीलिए बुजुर्ग और महिलाओं का जो वोट है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ झुका है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जो युवा है, वो युवा चाह रहा है कि अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि गांव में सिर्फ मैट्रिक तक या 8वीं तक स्कूल है। अगर ज्यादा पढ़ाई करनी है तो आपको जिले में जाना पड़ेगा, और अगर उससे भी ज्यादा पढ़ाई करनी है तो आपको पटना या पटना से बाहर किसी अन्य राज्य में जाना पड़ेगा। और अगर पढ़ाई कोई कर लेता है तो वो खाली बैठा है, उसके लिए रोजगार नहीं है। तो जो तेजस्वी यादव ने बांध छोड़ा था कि हाँ 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो युवाओं को वो हजम तो नहीं हो रहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां कहां से पैदा हो जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि 10 लाख नहीं तो कम से कम 5 या 2 लाख नौकरियां भी अगर पैदा कर दें, कुछ रोजगार भी अगर उनके लिए मिल जाए, तो शायद कहीं ना कहीं वो सरकार उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसीलिए जो युवा है वो बदलाव चाह रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार की सरकार के साथ ही हैं। और लोग, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो ठीक है,
लेकिन जो पहले भी वोटर था वो भी अब चाह रहा है कि थोड़ा सा बदलाव हो जाए। 5 साल मौका देते हैं तेजस्वी यादव को। देखिए एक बात तो ये है कि तेजस्वी यादव ने बहुत एनर्जी के साथ ये चुनाव लड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में उन्होंने 19 चुनावी सभाएं भी की थी, वन मैन आर्मी अपने गठबंधन की तरफ से वो दिखाई दे रहे थे। कोई नेता आसपास भी जितनी ताकत उन्होंने लगाई है उसके आसपास दिखाई नहीं दिया। नीतीश कुमार के लिए ये 15 साल की एंटी इंकम्बेंसी वाला चुनाव जरूर था, लेकिन उनके पास सरकार का एक तंत्र है, वो भी उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन एक चैलेंजर के तौर पर तेजस्वी यादव थे। अब आनंद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर 120 के आसपास आरजेडी प्लस दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको, कोई एक ओवरराइडिंग थीम होती है ना किसी चुनाव की, ये 120 प्लस कहां से आ रहा है? ये वोट बैंक से 120 प्लस आ रहा है, ये नीतीश कुमार से 15 साल की नाराजगी की वजह से आ रहा है, किस चीज का द्योतक है ये 120? देखिए, इसमें एक बात तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो हम MY समीकरण की बात करते हैं अभी भी और पिछले कई सालों से 25-30 सालों से कम हम देख रहे हैं, जैसे लालू जी आए थे पहली बार, उसके बाद ये बिल्कुल एक जगह वोट बना हुआ है, तो वो अभी बना हुआ, उसको टूटने का उसको कोई वजह नहीं थी। अमित ने जो एक बात बोली और गोनिका ने जो एक बात बोली, ये हमको देखना पड़ेगी। गोनिका ने एक बात बोली कि देखिए, ये बात मेरे को लगता है बहुत दिनों बाद किसी चुनाव में देखने को मिल रही है कि एक ही परिवार में 2 पीढ़ियां हैं और जो पुरानी पीढ़ी है वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है और नई पीढ़ी किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है। जैसा उसने बताया गोनिका ने कि पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनको याद है अभी तक, दहशत है उनके मन में कि भाई क्या होता था उस टाइम, और इसी तरह महिलाएं भी, तो वो अभी भी नीतीश के साथ जाने को तैयार है। लेकिन यूथ एक तो बहुत वोकल होता है, वो अपनी बात रखता है, फेसबुक पे अपनी बात कहता है, टीवी के सामने अपनी बात कहता है, तो मुझे लगता है कि यूथ ने वहां पे एक जबरदस्त तरीके से एक नैरेटिव खड़ा कर दिया और इसके बाद जो 10 लाख रोजगार की या नौकरी की बात की गई वो हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत नेक टू नेक जैसा हम बता रहे हैं, हाँ इसी के आसपास होने वाला। और इसमें देखिए ये बात भी निकल के आ रही थी कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। आप ये किसी भी जर्नलिस्ट से बात करिए बिहार के, वो ये बोल रहा था कि आरजेडी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, नंबर 2 पे बीजेपी होगी और नंबर 3 पे जेडीयू होगी। कुछ बीजेपी वालों का तो यहां तक कहना था कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, हम अगर अकेले लड़ते वहां पे तो शायद और बेहतर कर पाते। हालांकि ये जो समीकरण है एनडीए के उसके हिसाब से नहीं हो पाता, लेकिन जब आप निजी बात करते हैं तो मान रहे थे कि वहां बहुत ज्यादा नाराजगी थी, तो नाराजगी है नीतीश के खिलाफ, ये बात माननी पड़ेगी बिल्कुल। नहीं, अगर इस बात का इतना आंकलन था बीजेपी को कि वहां पर नाराजगी है, तो इस हद तक चले जाना, ये कहना कि चाहे कितनी भी सीटें किसी के यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, आप एक चीज समझिए सौरभ, कि आप जब बिहार की राजनीति देखते हैं तो वहां पे आपको 3 ही पार्टियां, बड़ी पार्टियों की बात करूं मैं, कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए या हमको छोड़ दिया जाए या वीआईपी को छोड़ दिया जाए, इन छोटी पार्टियों को छोड़ दिया जाए, एलजेपी को छोड़ दिया जाए, तो वहां पे ये मजबूरी होती है और वहां के जो समीकरण है कि किन्हीं 2 को एक साथ आना ही पड़ता है। ठीक है, देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, आपने अभी ज्वाइन किया, हमारे आंकड़े, इस एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए से बड़ा गठबंधन बन सकता है, तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब सीधा सवाल यह है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर क्या इस वक्त आपको तेजस्वी यादव की गर्दन आगे दिखाई दे रही है? कम से कम आंकड़े तो ये कहते हैं। अब आपका असेसमेंट और बीजेपी और एनडीए का असेसमेंट इस चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान क्या रहा है? ऐसा इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चुनाव क्योंकि बहुत क्लोजली फाइट हो रहा है, तो उस स्थिति में एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना पार्टी के लिए भी संभव नहीं है, किसी जर्नलिस्ट के लिए भी संभव नहीं है। लगभग 45 से 50 सीटें सौरभ ऐसी होंगी यहाँ पे हार जीत का फासला बेहद कम होगा, 3 से 4 हजार का हार जीत का फासला हो सकता है। तो वैसी स्थिति में एक विधानसभा में अगर 3 से 4 से 5 हजार का फासला हो तो उसका अंदाजा लगा पाना कितना मुश्किल काम होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज की इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू के नेता हो, मैं शीर्ष स्तर की बात कर रहा हूँ, वो लोग ये मान रहे हैं कि चुनाव बहुत ज्यादा टफ है। बीजेपी के अधिकांश नेताओं से ये कहिए कि बीजेपी एनडीए हार भी सकती है तो वो इस बात को मान रहे हैं। बीजेपी के अधिकांश नेताओं को ये कहिए कि आरजेडी नंबर 1 हो सकती है तो वो इस बात को मान रहे हैं। लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना था बीजेपी का अपने प्रधानमंत्री मोदी का अपना करिश्मा, नीतीश कुमार की बात कर लें तो चाहे महिला वोटर्स हो या फिर अति पिछड़ा में थोड़ा सा बिखराव है, लेकिन वो मान के चल रहे हैं कि इतना ज्यादा बिखराव नहीं हो जाएगा कि वो सत्ता से बाहर ही हो जाए। तो कुछ नेताओं को ये उम्मीद है कि आखिरकार 130 से 135 सीटें एनडीए को आ सकती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे बीजेपी को या जेडी को, वो इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव वाकई बहुत ज्यादा टफ है। चले, मैं आपके लिए भी सरल कर देता हूं, व्यूअर्स के लिए भी। ये बताइए देवेंद्र, आपके पास चुनाव हो ना हो, आपके पास कम से कम अंदर की खबर रहती है, ये बताइए कितने कॉन्फिडेंट आपको, जितने भी सीनियर मोस्ट बीजेपी के नेताओं से या जेडीयू के नेताओं से बात हुई हो, वो क्लियर मेजॉरिटी के लिए कितने कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं? अगर परसेंटेज की बात कर लें तो आप कह सकते हैं कि 49 और 51 का ही फासला है, इससे ज्यादा का फासला नहीं है। दबाव बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा दबाव में उस बात को माना है।
फेज वाइज सौरभ अगर बात कर रहे हैं तो पहले फेज में मान रहे हैं कि पिछड़ रहे हैं, दूसरे और तीसरे फेज में उन्हें उम्मीद है कि वो आखिरकार फोटो फिनिश में आगे जा सकते हैं। और एक चीज सौरभ मैं और आपको बताऊं कि नीतीश कुमार की जो अनपॉपुलरिटी की बात है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं थी। बीजेपी के सभी सांसदों ने पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार अनपॉपुलर हो गए, हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा फैसला नहीं ले सकती थी जल्दी, उस लिहाज से नीतीश के साथ। अच्छा, ये नतीजे पता नहीं क्यों झारखंड के नतीजों की भी बहुत याद दिला रहे हैं कि जो झारखंड में हुआ था, कहीं वैसा कुछ तो बिहार में रिपीट नहीं होने जा रहा। वो कौन से वजह है उस पर हम आएंगे, लेकिन एक बार जरा जहां आज चुनाव हुआ है, सीमांचल का इलाका है, मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं वहां पर। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री इसी फेज में होती है हर बार चुनाव में। वहां कुमार सोनू इस वक्त मौजूद हैं। सोनू, ये बताइए कि आज के इस फेज में मानकर चला जा रहा था कि इन इलाकों में कम से कम महागठबंधन को फायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दखल कुछ सीटों पर अगर है बिहार में तो वो इन्हीं जगहों पर है, उनका एक विधायक ले देकर पूरे बिहार के अंदर है। क्या मुस्लिम वोट के अंदर कोई किसी किस्म का बंटवारा है या वो एकमुश्त मदद कर रहा है महागठबंधन की? देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो मुझे लगता है कि एक सीट निकाल पाएंगे, लेकिन तकरीबन 3 से 4 सीटों पर प्रभाव डालेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब 2015 के चुनाव हुए थे तो इसमें आरजेडी के पास 23 सीटें गई थी इसी में से, और 20 सीटें कांग्रेस के पास थी। और आज आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम पूर्णिया की बात करें, किशनगंज की बात करें, तो यहां पर जो मैक्सिमम वोटर मुझे दिखा वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ उसका झुकाव दिखा। और खासतौर पर जो तेजस्वी यादव है वो सीमांचल के युवाओं को, सीमांचल के नौजवानों को मुझे लगता है ये कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट के फैसले में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। तो मुझे लगता है ये कन्विंस करने में वो कामयाब रहे हैं। और साथ ही साथ वो शायद अपने भाषण से, अपनी बयानों से ये भी कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं कि लालू यादव की जो सरकार थी या आरजेडी की इससे पहले की जो सरकारें थी, वो सरकार और मौजूदा जो अब आरजेडी की सरकार बनेगी, अगर वो सत्ता में आते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो मुझे लगता है कि नौजवानों पर उनके इस बयान का 10 लाख नौकरियों के बयानों का बड़ा असर पड़ा है, और जो यूथ है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ मूव होता दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर किशनगंज और सीमांचल के इलाके के जो मुस्लिम वोटर्स है, खासतौर पर किशनगंज जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 68% मुस्लिम वोट है, मुझे नहीं लगता कि ओवैसी उस वोट बैंक को ज्यादा बांट पाएंगे। एक सीट पर तो उनका कुछ असर मुझे देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा कहीं ज्यादा उनका असर नहीं देखने को मिला। तो मतलब आपका कहना यह है कि मुस्लिम वोट बटा नहीं, एक मुश्त गया है। मुस्लिम वोट एक मुश्त गया है। आमतौर पर वो बीजेपी के खिलाफ जाता है वोट, यही देखा गया है। इस बार भी वही हुआ है। बिल्कुल सौरभ, जो सीमांचल या किशनगंज के इलाके में वो वोट तेजस्वी को जिताने के लिए नहीं दिया गया, वहां पे बीजेपी को हराने के लिए वोट डाला गया है। यानी कि जो 68% मुस्लिम आबादी है वो वोट बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने डाला है। तो उनका टारगेट था कि एक पार्टी विशेष को हराना। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस में या फिर जेडीयू में या फिर आरजेडी में या फिर ओवैसी की पार्टी एमआईएम में बटा हो। तो ओवैसी जो है एक सीट पर तो जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहे हैं। वहां मुस्लिमों का भी कहना था, जो मुस्लिम वोटर्स थे, कि हमें एक ऑप्शन मिला है। लेकिन ये कहें कि किशनगंज की बाकी सीटों पर सीमांचल में जहां मुस्लिम वोट बैंक बाहुल है वहां पर बटाओ, मुझे नहीं लगता बटाओ। चलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। अजय जी, आनंद जी, आप लोग किसी भी वक्त पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, प्लीज सौरभ, एक सवाल यहाँ आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। हम एंटी इनकम्बेंसी की इतनी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के ऊपर पिछले 3 टर्म में तो नहीं थी। 2005 में वो चुनाव जीतते हैं और उसके बाद 2 टर्म उनको और मिलता है, उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर लागू नहीं होती। अगर हम नवीन पटनायक की बात करें, 4थी बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर लागू नहीं होती। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा कन्वीनियंट शब्द है जब हम चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई मायने रखता नहीं है। नाराजगी जब होती है उसे मुखर तरीके से आदमी सामने रख देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के इस बार के चुनाव में हम में से किसी ने इस बात का आकलन नहीं किया था आज से 2 या 2.5 महीने पहले कि एनडीए को एक चुनौती भी मिल सकती है, एनडीए के सामने कोई खड़ा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस एक तरफा मैदान है, चुनाव करने की आवश्यकता क्या है, आप सीधे एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद सौंप दीजिए। लेकिन जनता ने अपना मन पहले बना रखा था और इसके लिए हमें उन माइग्रेंट लेबर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मार्च में कोविड के लॉकडाउन के दौरान
जो बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में बिहार के लोग अलग अलग राज्यों से पैदल अपने राज्य पहुंचे, और जब उनको उत्तर प्रदेश में तो सहूलियत मिली जी, लेकिन बिहार में बसें नहीं मिली, पैदल उसके बाद आगे बढ़कर चले, तब ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसे हम में से तमाम ऐसे पत्रकार जो दिल्ली में हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि जमीन पर बहुत कुछ बदल रहा था। आनंद जी। हाँ, मैं आपकी बात से, देखिए ये कोरोना के बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं, और वो भी बिहार में आप देखते हैं कि देखिए एक तो राजनीतिक चेतना लोगों की बहुत ज़बरदस्त है। वो ये जानते हैं कि उनको क्या, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो पिछड़ा हो, वो आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो, लेकिन उसकी राजनीतिक चेतना, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कोई जागरूक मतदाता है, जागरूक नागरिक है, तो वो वहाँ बिहार का आदमी है। ये बात मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और दूसरी बात, कोरोना का जो पूरा असर हुआ वो कहीं ना कहीं नाराजगी निकल रही थी, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये होता है कि आप नाराज हैं किसी से, तो आप अपने मैनेजमेंट से नाराज होंगे, तो वैसे ही वो अपने सरकार से नाराज होते हैं, सीएम से नाराज होते हैं। जैसे जैसे आपका कार्यकाल बढ़ता है, आप किसी नेता से पूछिए, बोलेगा पहली बार जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो बहुत आसान होता है हमारे चुनाव जीतना, क्योंकि कोरी स्लेट होती है, तो हमारे से कोई अपेक्षा नहीं होती लोगों की। लेकिन दूसरा चुनाव हमारे लिए मुश्किल होता है, तीसरा और मुश्किल होता है, चौथा, तो ये उनके लिए चौथी बार वो जा रहे थे मैदान में, तो ये निश्चित तौर से जो नाराजगी थी। इसमें एक चीज ऐड करते हैं, और वो नाराजगी कैरी करने के लिए आपको एक बस भी चाहिए ना, और वो बस इस बार लेकर के तेजस्वी यादव आए कि आपको एक व्हीकल तो चाहिए, अगर इससे नाराज हूं तो मुझे किसी और को तो वोट देना है। बिल्कुल, क्या वो सामने कोई ऐसा बड़ा आदमी नजर आ रहा है? इसीलिए सौरभ, मैंने आपको बोला कि ये तो जो मैंने आपको बोला कि जुमला दिया कि मैच तो तेजस्वी जीत गए हैं, उन्होंने एजेंडा सेट किया, उन्होंने अपने एजेंडे पे उन्होंने पूरे जो रूलिंग पार्टी थी, जो मोदी जी थे, उनको मजबूर किया पीछे चलने के लिए। अरे एक बार हम ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति का एक बहुत पॉपुलर शो आपने इस पूरे चुनाव में देखा, रिपोर्टर बाइक वाली, वो बाइक से पूरे बिहार में घूमी है, जमुई में, हसनपुर, मुंगेर, भागलपुर, तमाम जगहों पर वो गई, तमाम नेताओं से उन्होंने बात की इस चुनाव के दौरान। ज्योति, ये बताइए कि अगर ये मामला इतना नजदीकी है 116 और 120 का, तो इसमें चिराग पासवान और वो उनका नीतीश कुमार का वोट काटना, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो उसमें चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर होंगे? बिल्कुल सौरभ, जब मैं बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाती थी तो हम खासतौर पर मुद्दों पर जब फोकस करें तो एलजेपी का वोट काटना तो एक मुद्दा बन ही जाता है। खासतौर पर अगर जमुई की बात करें तो वहां से वो सांसद भी हैं, पासवान वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहां पर श्रेयसी सिंह के लिए उन्होंने वोट की अपील की, तो इस विधानसभा क्षेत्र में हालांकि बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी नजर आ रहा है इस बार। लेकिन ओवरऑल बिहार में अगर हम इस बार बात करें तो पहला ऐसा चुनाव होगा सौरभ जब ये कह पाना साफ तौर पर कि सीएम कौन होगा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये एकदम कांटे की टक्कर अब तक जो नजर आ रही है, इसमें 3 बड़े मुद्दे। पिछले 15 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बड़ी वजह की 5 अहम मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बार बार नीतीश कुमार ने इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा और इस बार भी इन्हीं मुद्दों को प्रेजेंट किया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा रोजगार जो बाजी मार गया, जो एक बड़ा फेवर आरजेडी के लिए साबित हो सकता है, वो रोजगार का था जिसे बीजेपी भुना नहीं पाई। ये इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी हैपन हुआ। और दूसरी बड़ी बात सौरभ ये कि नीतीश के लिए एक दोहरी मार मुझे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसलिए नजर आ रही है कि वोटर्स में नाराजगी है, नो डाउट, जो उनके पारंपरिक वोट बैंक हैं वो उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारे बाकी के साथी बता रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स होते हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो साइलेंट वोटर्स भी कुछ हद तक इस बार नाराज हैं। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि महिलाएं इस बात से नाराज हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, डिग्री करके घर में मेरा बेटा बैठा हुआ है, अब वो आगे क्या करेगा। और इस बात से नाराज है कि आपने शराबबंदी कर दी, लेकिन घर में तो हमारे होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो इस बार ये मानना कि जो सॉफ्ट वोट बैंक है, जो साइलेंट वोट बैंक है महिलाओं का, वो अब भी नीतीश कुमार को वोट देगा, ये गलत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात एलजेपी की ही कि जिन जिन सीटों पर जदयू को उम्मीद थी कि हम यहाँ से जीत सकते हैं, ये जो पासा फेंका एलजेपी ने, ये बहुत भारी साबित हो सकता है एनडीए के लिए। देखिए, ये अभी हम झारखंड की बात कर रहे थे। नीतीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वहां भी ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री लोकप्रिय नहीं है, इस बात को जानते हुए भी उनको चेहरा रख करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। फिर अपना एक बड़ा अहम सहयोगी दल बीजेपी ने छोड़ दिया था आजसू, उसके उन्होंने बहुत सीटों पर बहुत सारे वोट काटे थे। उस शक्ल में इस बार चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। क्या ये झारखंड का रिपीट दिखाई दे रहा है किसी किस्म से?
देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे जब नतीजे आएंगे और जब उसकी समीक्षा होगी, जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी जेडीयू की होंगी जहां हार की जो सबसे बड़ी वजह होगी वो एलजेपी का वोट होगा। आप एलजेपी के वोट को देखेंगे तो जो हार जीत का जो फासला होगा उससे ज़्यादा एलजेपी को आ रहा होगा। तो आज की जो सवर्ण वोटों का बिखराव हुआ उससे बड़ा नुकसान हुआ एनडीए का। और इसके अलावा कई और जो दूसरे मुद्दे, जैसे शराबबंदी की बात है, 2.5 लाख करीब लोग जो अब तक जेल जा चुके हैं। हर परिवार से यदि आप 5-8 लोगों को जोड़ दें तो एक बड़ी संख्या हो जाती है। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन की बात कह दी तेजस्वी ने, ये उनको प्रभावित कर गया। इसके अलावा कई और जो दूसरे वर्ग हैं उनके लिए जो बातें तेजस्वी ने कही उस पर लोगों ने भरोसा जताया है। तो इन सबको जोड़कर यदि आप देखें, जातीय समीकरण प्लस कई तरह के मुद्दे, बेरोजगार, कोरोना के ठीक बाद के दौर का चुनाव, जो प्रवासी मजदूर आए, काफ़ी संख्या में आए, हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7,500 वोटर इसमें जुड़े हैं, उनको जो तकलीफें हुई, तो यदि आप इन सब को मिलाकर यदि उसका औसत निकालें तो निश्चित रूप से महागठबंधन का पलड़ा आपको भारी दिखाई देगा। लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगा कि बिहार में जातीय समीकरण सबसे अहम है और उसमें यदि आप देखें तो जो वोटों का बिखराव है वो बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में ख्याल से आप सवाल पूछ लीजिएगा अपना। लेकिन ये पहला एग्जिट पोल है, अभी कुछ और एग्जिट पोल आने बाकी हैं। क्या बाकी के पोल्स भी इस एग्जिट पोल की तरह कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या उसमें तेजस्वी यादव को आगे दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार से? थोड़ी देर में आपके सामने होंगे कुछ और एग्जिट पोल्स के नतीजे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।